हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपनी 9th क्लास है और आज की क्लास में हम 1 मिनट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? पठार। ठीक है, पठार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड की होगी तो वहां पे हमने जितनी भी मिट्टी थी है ना, इसके अलावा हमने नदियां, तो नदियां सारी हमने कवर कर ली थी। कई सारे फैक्ट्स हमने सीखे थे चीजों को और लॉजिक तरीके से समझने की कोशिश की थी। हमने सारी नदियों को मैप पे बनाना सीख लिया था। तो आज ही मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको कि सारी नदियों को आपको क्या करना है, मैप पे रेडी करना है। तो आई होप कि आपने वो वर्क कर लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पठार। तो देखिए, सबसे पहले तो पठार है क्या। ठीक है, तो पठार पहला क्वेश्चन तो ये आता कि क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पठार क्या है। तो यहां पे मैंने 2 इमेज लगाई हैं। दोनों इमेज में आपको क्या दिख रहा है? पठार दिख रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन रहती है, चीजों को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ना है। हमें हर चीज को समझ के चलना है, रटने वाला काम नहीं, याद नहीं करना। मैंने पहले भी कहा था, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको चीजों को। तो भाई आज हम चीजों को समझेंगे। नदियां जिस तरीके से मैंने बताई थी उस तरीके से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कवर कराए थे आपको, है ना। इसकी पहले नदियों के पहले आए हम, तो हमने एक देखा था क्या, राष्ट्रीय उद्यान वाला हमारा चैप्टर था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके पहले अगर आए हम तो इसके पहले हमने भौगोलिक स्थिति वाली सामान्य जानकारी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे कुल मिलाकर 4-5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है किसकी? पठार की। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, 5th समथिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पठार। अब देखो पठार होता क्या है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले तो पठार है क्या माइंड में। तो पठार कुछ नहीं भाई, सिंपल आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, कुछ इस टाइप का मैदान है। ठीक है, और यहां पे इस तरीके से आपको उठा हुआ दिख रहा है। मतलब जब किसी सतह पर, है ना, किसी सतह पर कुछ उठा हुआ इस तरीके से पार्ट आपको मिल जाए, ठीक है, जिसकी सतह समतल हो। ये भी सतह क्या होनी चाहिए? समतल। क्या होनी चाहिए? समतल। तो ये सतह भी आपकी समतल होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं हम क्या? पठार। ठीक है, पर्वत क्या होता है? पर्वत में आपका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो समतल नहीं रहेगा। पठार में लेकिन क्या होता है कि भाई सतह से उठा हुआ रहेगा पार्ट और आपका क्या रहेगा? पूरा समतल रहेगा। तो इसे कहते हैं हम क्या? पठार। अब हमने पठार जान लिया भाई पठार है क्या। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम कि मध्य प्रदेश के पठार के क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पठार हमें देखना है। तो अगर मध्य प्रदेश के हम पठार की बात करें तो उसको हमने 3 श्रेणी में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 भागों में पार्ट डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और तीसरा हमारा है पुरी पठार। चलो इसको अपन मैप पे समझते हैं भाई। देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है जहां से नर्मदा नदी निकलती है ना, यहां से, तो ये वाला कौन सा कहलाएगा? हमारा जो ये था हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला है ना, तो ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा मैकल या मैकाल श्रेणी। ठीक, इसके बाद हमारा कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। तो ये वाला हमारा पार्ट क्या कहलाएगा? मध्य उच्च, मतलब मध्य वाला पार्ट भी और उच्च वाला पार्ट भी दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश। और तीसरा हमारा लास्ट आता है, वो आता है पूर्वी पठार। तो अगर एक्चुअल में बात की जाए कि मध्य प्रदेश में पठार को कितनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है, तो 3 श्रेणी में किया गया है। पहला है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, इसके बाद हम दूसरा चलते हैं तो मध्य उच्च प्रदेश, और थर्ड हमारा कौन सा है? पूर्वी पठार। लेकिन पढ़ने की, समझने की और चीजों को सर्च करने की एक सुविधा से हमने क्या किया कि जो मध्य उच्च प्रदेश था, मध्य उच्च प्रदेश को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 5 भागों में। ये देखिए आप, मध्य उच्च प्रदेश को भी हमने फर्दर 5 भागों में। पहला हमारा मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, ठीक है, तीसरा आता है हमारा बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद चौथा रीवा पन्ना का पठार, और 5वां और लास्ट हमारा रहता है नर्मदा सोन घाटी। तो यह मध्य प्रदेश के पठारों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई मध्य उच्च प्रदेश में ही आते 5, है ना। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश के पठार,
मध्य प्रदेश के पठार इन द सेंस, पठारों को तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? मध्योच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि मध्य प्रदेश के पठारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर क्या होगा? 3 भागों में। ठीक है, पर क्या रहेगा इसका आंसर? 3 भागों में। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? 5। कौन कौन सी? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का और नर्मदा सोनघाटी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5 है ना, इसके बाद हमने सतपुड़ा मेकल श्रेणी को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिया, और इसके बाद एक हमारा बघेलखंड का पठार। तो एक्चुअल में पठार है कितने मध्य प्रदेश में? तो 3 श्रेणी में हमने डिवाइड किया मध्य प्रदेश के पठारों को, है ना। और इसके अंदर जो है तो फर्दर इसके टाइप से, तो इसको आपको अच्छे तरीके से नोट्स में अपने नोट करके लिखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई एक एक पार्ट को हम लेके चलेंगे पठार को, है ना। पहले हम मध्योच्च प्रदेश की बात करेंगे। मध्योच्च प्रदेश में हम मध्य पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना और नर्मदा सोनघाटी, इन 5 का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम आएंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी में, और इसमें मैं तीनों चीज आपको बताऊंगा, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी पठार, तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? बघेलखंड का पठार। सबसे अच्छी बात कि सिर्फ एक क्लास में मैं इस पठार वाले चैप्टर को क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा पठार वाला जो चैप्टर है, पठार से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आने की संभावना है मध्य प्रदेश के लेवल में, तो यहाँ पे एक क्लास में फिनिश हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से आपको इस चीजों को नोट करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि पठार से हर एग्जाम में, इसमें आपके कांस्टेबल हो, जेल पेरी हो, इनमें क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। व्यापन इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका देता है, क्योंकि भाई ये हमारा पार्ट है जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आता है, और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर देता हूं मध्य प्रदेश का पठार, आपको लास्ट तक देखना है और चीजों को बड़े ध्यान से नोट करना है। जो भी डाउट होता है तो वीडियो में बाद में आपको कमेंट करना है कि सर इस चीज में यहाँ पे डाउट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई इसमें मैप में इनकी पोजीशंस कहां पे है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कौन क्या? मैप। अब मैप में हमने देख ली इसकी पोजीशन। एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई पोजीशन में जो ये तीनों पार्ट है, कौन कौन सा हमारा? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी कहां पे आएगी? हमारी नीचे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसके बाद बात करते हैं हम कौन सा? हमारा पूर्वी पठार। ठीक है, तो पूर्वी पठार में क्या पढ़ा हमने? बघेलखंड का पठार। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। ठीक है, और तीसरा जो हमारा जो फर्स्ट नंबर में था वो था कौन सा? हमारा मध्योच्च प्रदेश। तो मध्योच्च प्रदेश में जो सबसे बड़ा पठार आता है कौन सा? मालवा का पठार आता है, जो बीचों बीच है, मालवा पठार। ठीक है, अब हमने क्या है इसको फर्दर 5 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, मध्य भारत का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का और नर्मदा सोनघाटी। तो हम जो मध्योच्च प्रदेश वाला पार्ट है इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? पहला हमारा हो जाएगा मालवा पठार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मध्य भारत की। तो मध्य भारत हमारा है ऊपर, मध्य भारत, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाया? तीसरा हमारा मध्य भारत कहलाया। इसके बाद बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार कुछ इस तरीके से यहां पे कवर करेगा आपका, और यहां तक, है ना, इस तरीके। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ये दोनों वाला पार्ट बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये हमारा हो गया बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद बात करते हैं हम, ये कौन सी नंबर का हो गया? हमारा 3rd। इसके बाद चौथा हमारा आता है कौन सा? रीवा पन्ना पठार, है ना। तो रीवा और पन्ना, तो पन्ना को कवर करते हुए रीवा, तो ये हमारा हो जाएगा चौथी नंबर का रीवा पन्ना पठार। ठीक है, और 5वां और जो हमारा लास्ट रहता है वो क्या रहता है? नर्मदा सोनघाटी। तो आपको पता है जहां पे नर्मदा रहती है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे क्या? नर्मदा सोनघाटी हमारा 5वां पार्ट, नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरीके से ये आपका डीप
डिस्क्राइब हो गया पठार पूरा मैप पे। ठीक है, अब आपको बस एक काम क्या करना है कि अभी मैं आपको इनके जिले बताऊंगा, जिले याद कराऊंगा, तो आपको जो मैप पे आप इस तरीके से मैपिंग करेंगे पठार की, तो आपको पूरे जिले को ध्यान में रखते हुए करना है मैपिंग। ठीक है, जिलों को ध्यान में रखते हुए करना है। मैंने इस चीज को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आप पे होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जिले सिखा चुका, संभाग की पोजीशन बता चुका हूँ, हर चीज बता चुका हूँ। सिर्फ आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है और चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो पहला हमारा एक सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है, नीचे वाला। इसके बाद हमारा ये हो जाता है कौन सा, बुंदेलखंड, हमारा पठार, पूर्वी पठार, ठीक है, पूर्वी पठार। और तीसरा हमारा हो जाता है वाला पूरा पार्ट मध्य उच्च प्रदेश। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए अगर कि मध्य प्रदेश में पठारों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे सतपुड़ा मेकल श्रेणी, फिर पूर्वी पठार और इसके बाद मध्य उच्च प्रदेश। और इसमें पूर्वी पठार में सिर्फ एक भाग, एक कौन सा, बघेलखंड का पठार। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में 3, ठीक है, 3 कौन कौन सा। अब देखो ये वाला कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी भाग है, तो ये पश्चिमी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, ये मध्य वाला है तो मध्य, और इस साइड वाला हमारा कहलाएगा पूर्वी। तो इनको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया सतपुड़ा मेकल श्रेणी को। और जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश था पूरा, ये वाला मध्य का भी और ऊपर उच्च प्रदेश का भी, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भाग कौन कौन से हैं, तो बीच का सबसे बड़ा है कौन सा, मालवा का पठार, सबसे बड़ा। दूसरा मध्य भारत का पठार है ना, ऊपर। इसके बाद तीसरा हमारा आता है रीवा पन्ना का पठार, तो हमने रीवा पन्ना का पठार बना दिया। इसके बाद हमारा 14 रहता है कौन सा आपका, नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी ये है ना, नर्मदा। इसके बाद 5वां लास्ट हमारा रहता है बुंदेलखंड का पठार, तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाएगा, इस तरीके से बुंदेलखंड का पठार। तो 5 पठार को हमने इसको डिस्क्राइब कर दिए। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को डीप देखेंगे कि भाई क्वेश्चंस आते कहां से हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कौन सा है, मध्य भारत का पठार। देखिए जो हमारे मध्य उच्च प्रदेश थे, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नंबर 1 इसको दिया अपन ने, यहां से स्टार्ट करके अपन सबसे पहला उठा रहा कौन सा, मध्य भारत का पठार। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मध्य भारत का पठार, यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मध्य भारत का पठार हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग मध्य भारत का पठार घेरे हुए हैं या कंप्लीट किए हैं, तो इसका आंसर क्या है, 10.7%। सिंपल सा क्वेश्चन देता है। अब आपको काम क्या करना है, देखो यहां पे क्या काम करना है आपको, यहां पे लिखना है आपको पठार, ठीक, और एक टेबल बनानी है आपको, क्या, प्रतिशत एमपी में, इस तरीके से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत इस चीज को ये घेरे हुए हैं, तो इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, डिजिटल है भाई तो थोड़ा सा हो जाता है ना, यहाँ पे ये आ गए अपने पॉइंटर। तो क्या था अपना कि यहाँ पे पठार और दूसरा था एक क्या, प्रतिशत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एमपी में, तो एमपी में कितने प्रतिशत कौन सा पठार घेरे हुए, इसकी एक लिस्ट बना लेना है आपको नोट्स में अपने, और उस चीज को बड़े अच्छे ध्यान से आपको चीजों को समझना है और याद करना है, क्योंकि अपन अलग अलग पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा याद करने में क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी। अपन को एक लिस्ट बना लेनी है और उस पर काम करना है। मध्य भारत का पठार मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला यही लिखना है इस लिस्ट में, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत है ना, कितना, 10.7%। ठीक है, अब देखो फिक्स नहीं है 10.7%, किसी किसी बुक में 10.66 भी मिलेगा आपको। ठीक है, किसी बुक में आपको 10.75 भी मिलेगा, तो इसके अराउंड मिलेगा आपको, एक्यूरेट नहीं मिलेगा कि मैंने एक्यूरेट बता दिया 10.7 तो आपने याद रख लिया, ऑप्शंस में नहीं मिला तो आपने कहा कि वही सर कैसा बताया था आपने, तो ऑप्शन में नहीं था आपका पढ़ाया हुआ। तो ऐसा बात नहीं है, चीजें आंकड़े हैं, है ना, आंकड़े क्या है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स रहती हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार अलग चीजें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे मध्य भारत का हमने 10.7% लिया है। अगर एरिया की बात करें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है हल्का सा, 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दिशा। तो देखो दिशा में अभी हमने मध्य भारत का पठार देखा था, कहां पे देखा था मध्य भारत का पठार हमने, तो उत्तर पश्चिम में देखा था।
ठीक है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने मैप पे बताया था, तो मध्य भारत का जो पठार है हमने उत्तर पश्चिम में देखा था। तो मैप मेथड से वाला पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ये पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैप में पठार बना लिए तो ये वाला पॉइंट इजीली याद हो जाएगा। याद क्या करना है आपको? मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी याद करना है आपको। तो मिट्टी कौन सी इसमें? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी अपना कौन सा? मध्य भारत का पठार। इसमें भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि भाई इसमें भी आप एक लिस्ट मेकिंग कर सकते हैं, और लिस्ट मेकिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई एक साइड आपने क्या बनाया? पठार, और एक साइड आपने बनाई मिट्टी। अब सीरियल वाइज आपको क्या करना है? पठार लिखना है, जैसे मध्य भारत का पठार है ना, तो मध्य भारत का पठार, और इसकी मिट्टी लिखनी है, ठीक है, कौन सी? जलोढ़। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है और उसमें मेंशन करनी है सारी कुछ चीजें। एक बार पहले इस तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और फिर नोट इसकी चैप्टर की लास्ट में ये वाला आपको काम करना है, तो चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। फसल की बात करें तो फसल में भी आप एक इस प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं। भाई यहाँ पे फसल लिखना, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? पठार। तो किस पठार में कौन सी फसल है, तो इसके भी आप इस तरीके से टेबल बना के इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। तो मध्य भारत के पठार में फसल कौन सी है? गेहूं। या फिर पॉसिबल होगा तो जो नेक्स्ट क्लास रखूंगा मैं, तो उसमें इस टेबल को मैं बताकर डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, ठीक है। तो चीजें आप वहां से भी नोट कर सकते हो। इसके बाद नदी की बात करते हैं। तो नदी, हमारी जो नदी है कौन सी है? काली सिंध, पार्वती और चंबल। तो तीनों नदियां मध्य भारत पठार की है। अब देखो मैप मेथड से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर रहे हो। मैंने मैप मेथड से यहाँ पे मैप बताया था, अपन ने इस प्रकार से बनाया था। ये मध्य प्रदेश। तो हमने यहाँ पे नदियां सीखी थी, पूरी नदियां निकाली थी हमने। यहाँ से नर्मदा निकली थी हमारी, वर्धा, बैनगंगा, है ना, ये चंबल गई थी ऊपर, फिर यहाँ से सोन, है ना, इसके बाद ये ताप्ती आई थी। तो हमने पूरी नदियां बना के देखी थी मैप में। अगर आपने उस चीज का प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है कि काली सिंध किस डायरेक्शन में जाती है, कहां से निकलती है, किन जिलों से होकर गुजरती है। पार्वती पता है आपको, चंबल नदी भी पता है। अब भाई सिंपल से अपन को पता है कि नदियां भी अपन को पता है। भाई मैप पे अपन नदियां भी बना लेते हैं, ठीक है, और प्लस अपन पठार भी बना लेते हैं मैप पे। तो इजीली इस चीज को आप ध्यान दे सकते हो, इजीली आपके क्वेश्चंस बनेगा, इजीली तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। खनिज की बात करते हैं तो खनिज में चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर। अब इसकी भी आप क्या कर सकते हो? लिस्ट मेकिंग कर सकते हो। सिंपल है, एक आपको पठार लिखना है और साइड में दूसरी लिस्ट में आपको क्या लिखना है? मिट्टियां लिखनी है, जो भी मिट्टी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। जिले, ये भाई आपका सबसे बड़ा होमवर्क है। क्या करना है आपको कि भाई जितने भी जिले जो भी पठार बताए जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? मैपिंग का ड्रॉ करना है आपको। मैप ड्रॉ करना है। मैंने बताया था कि भाई 1 रुपए का मैप आता है, 8-10 मैप लेके रख लो, 20-25 मैप लेके रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीजें आपको क्या करना है? मैप पे प्रैक्टिस करके देखना है। थोड़ा सा अपना भी आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा आपको भी अपना कॉमन सेंस लगाना है। अगर किसी चीज को मैं यहाँ पे मैप वगैरह में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने जो चीज पढ़ाया वो आप समझ लो और उसको कंप्लीट कर लो। आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भाई जो चीज सर ने बताई है यहाँ पे, क्या हम उस चीज को मैप पे रख सकते हैं, क्या उस चीज को हम मैप तरीके से समझ सकते हैं, या फिर कोई और टेक्निक है जिससे हम चीजों को कर सकते हैं। तो चीजों को ईजी आप अपने तरीके से बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि भाई इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जिले, तो जिले आपको पता है भाई, है ना, पूरी पोजीशन से आपको पता है, तो इजीली तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अन्य नाम की बात करें तो भाई हमें पता है कि मध्य भारत जो पठार है वहां से चंबल नदी निकलती है। तो चंबल का उपाध्य प्रदेश किसे कहा जाएगा? तो सिंपल आंसर उसका क्या होगा? मध्य भारत का पठार। आ जाता है पेपर में कि भाई वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का मुकुट। तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में इस क्वेश्चन को देखा है कांस्टेबल के, कि मध्य प्रदेश का मुकुट किस पठार को कहा जाता है? तो मां से मध्य प्रदेश और मां से क्या है? मध्य भारत। तो याद रखना है सिंपली आपको कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कौन सा हमारा? मध्य भारत का पठार। इसके बाद मध्य भारत का पठार, ठीक है, इस चीज को अपन को नहीं देखना, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ है, तो इसका जो अधिकांश भाग है मध्य भारत का, सिंपली आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक समझने की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ का जो भाग है अधिकांश कैसा है? उबड़ खाबड़ है। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड का पठार। देखो यहाँ पे हमारा मध्य पठार कंप्लीट हो गया,
ठीक है, अब हम आ रहे हैं किस पे, बुंदेलखंड के पठार पे। तो बुंदेलखंड के पठार पे आए हम, बुंदेलखंड का पठार। पहला क्वेश्चन वही परसेंट का कि भाई एमपी में परसेंट कितना है, तो उसका 10.7 था, इसका कितना है 7.7, ठीक है 7.7। तो इसकी आपको एक क्या बनानी है, टेबल बनानी है, उस चीज में आपको इजीली इस तरीके से याद कर लेनी है चीजें। क्षेत्रफल इसका नहीं आएगा भाई पेपर में, ठीक है। दिशा, अब दिशा की बात आती है तो वही मैंने बताया कि भाई मैप से आप इसको, मैंने आपको पठार भी बता दी है दिशा उसमें मैप पे, है ना, मैप पे मैंने आपको क्या बता दी है, पठार भी बता दी है और नदियां भी बता दी है लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास जो मेरी आप देखोगे उसमें मैंने नदियों को भी बहुत अच्छे तरीके से मैप पे डिस्क्राइब किया है। अब दोनों चीजों को आप प्लस कर दोगे तो ये वाले क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। निर्माण याद रखना है आपको कि बुंदेलखंड का जो पठार है उसका निर्माण किस चीज से या किससे हुआ है, तो उसका आंसर है क्या, नीस चट्टान। क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है भाई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आए तो कहीं ना कहीं हम वहीं से क्वेश्चन उठाता है। जो क्वेश्चन पुराने हो गए तो उनको कम उठाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस अभी बचे हैं जीके में तो वो क्वेश्चंस ज्यादा उठाने की संभावना है। तो आ सकता है पेपर में, तो भाई किससे निर्माण हुआ है बुंदेलखंडी पठार का, तो नीस चट्टान से। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी को आप वही लिस्ट मेकिंग से आप याद रख सकते हो कि काली और लाल मिट्टी, ठीक है, काली और लाल मिट्टी। बस अब भाई ये रहेगा कि मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आप याद रख सकते हो चीजों को। मिट्टी है, नदियां यहाँ पे, तो आपका काम क्या है कि भाई इस चीज पे वर्क करना। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, अरे याद हो गया वो तो ऐसे ही, है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अपन को पोस्ट निकालनी है तो एक उत्साह के साथ, एक जज्बे के साथ और मेहनत के साथ मेहनत करनी होगी। पूरी मेहनत करोगे, जी जान लगाओगे, तब जाके पोस्ट आपकी मिलेगी। क्योंकि जेल पेरी में भी आपने पेपर देखा, पेपर का लेवल रहा है हाई, ठीक है, और हाई उनके लिए रहा है जिन्होंने स्टडी नहीं की है। सिंपल सा, स्टडी कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, तो पेपर आपको हाई नहीं लगेगा, इजी लगेगा। चीजों को आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से आप पेपर पे चीजों को कर सकेंगे। खनिज की बात आती है तो वही चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी और इमारती पत्थर, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, इसको जरूरत नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आकार, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बुंदेलखंड के पठार का आकार क्या है, तो बुंदेलखंड के पठार का आकार क्या है, चंद्राकार। याद रखना है आपको, बुंदेलखंड के पठार का आकार क्या है, चंद्राकार, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी, तो सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है भाई, कई बार पेपर में आ चुका है कि जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है तो भाई इसकी ऊंचाई भी हमें याद रखनी है, और ऊंचाई कितनी है तो 1172 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि सिद्ध बाबा की जो चोटी है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है ऊंचाई, 1172 मीटर, 1172 मीटर। इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी बारोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। तो ये वाला फैक्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां से इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। नदियां पूछ सकता है वो आपसे, तो भाई नदियां हमें पता है, हमें पता है कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे मैप पे, और उसमें नदियां कहाँ कहाँ से कौन कौन सी निकलती है, तो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि बुंदेलखंड के पठार में एक बेतवा नदी, ठीक, एक कैन नदी, दसान नदी और एक खऊज नदी। सिर्फ जिसमें से बेतवा नदी में आपको बता चुका हूं मैप में निकालना, कैन नदी बता चुका हूं आपको, दसान नदी बता चुका हूं। तो इन तीनों नदियों को आपको मैपिंग में ड्रॉ करते आता है, और आपको बुंदेलखंड का पठार भी पता है कहाँ पे, तो इजीली इस चीज को आप देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं हम रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार, पहला इसमें फैक्ट है विंध्यन कगारी प्रदेश और 10.37%, 10.37%। अब देखो आपने एक पढ़ा, पहला क्या पढ़ा था मध्य भारत का, उसमें पढ़ा था 10.7, दूसरा आपने पढ़ा बुंदेलखंड, उसमें क्या पढ़ा 7.7, और तीसरा पढ़ रहा है आप रीवा पन्ना, तो 10.37%। तो एक चीज को आपने पढ़ा, फिर जब दूसरी चीज पढ़ते हो तो उसको अपन को रिवाइज करने से, अपन दो पढ़ के आया तो अपन को रिवाइज कर लेना है। सिंपल सा मध्य भारत का बात करें, है ना, मध्य भारत का, तो मध्य भारत का आपका क्या रहेगा 10.7। इसके बाद बुंदेलखंड पढ़ा हमने, बुंदेलखंड का कितना 7.7 समथिंग। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना, तो रीवा पन्ना का कितना 10.37, ठीक है। तो बार बार चीजों को जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके चीजें कहीं आपको इजीली याद होगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, या इसका दूसरा नाम जो अक्सर पेपर में आता है गुडविल शिखर, या फिर इसका एक नया नाम है अभी तक पेपर में नहीं आया लेकिन आने की संभावना है कलुमार, और एक और नाम आपका याद रखना है कालुम्बी शिखर। 4 नाम बता दिए मैंने, जिसमें से 2 पेपर में आ चुके हैं, सद्भावना शिखर, गुडविल शिखर। किसी बुक में नए नाम नहीं मिलेगी आपको, अपडेट नाम है, अपडेट की गई है पूरी चीजों को। आज तक के अपडेट को देखकर मैं सारी स्लाइड्स बनाता हूं, सारी क्लासेस आपके लिए रखता हूं, तो हर चीज आपको यहां पे देखने मिलेगी। सद्भावना शिखर, गुडविल शिखर आ चुका है पेपर में, आने की संभावना बहुत कम है। अब किस नाम से आ गए, कलुमार और कालुम्बी शिखर। तो याद रखना है कि जो कलुमार और कालुम्बी शिखर है उसकी भी 752 मतलब 752 मीटर क्या है ऊंचाई। ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो सद्भावना शिखर या गुडविल शिखर के नाम से जानी जाती है। इनके नए नाम आपको याद रखने, कालुमार और कालुम्बे। और चूंकि सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई भी हमें याद करना पड़ेगा। सबसे ऊंची है तो ऊंचाई भी हमें पता होनी चाहिए कितनी, 752 मीटर। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी लाल पीली काली मिट्टी। देखो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन आप याद कैसे रख सकते हो तो मैंने आपको बता दिया, लिस्ट मेकिंग। आप लिस्ट बना के चीजों को याद रख सकते हो, लिस्ट मेकिंग। ठीक है, लिस्ट मेकिंग करनी है आपको, और लिस्ट मेकिंग के तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। इसके बाद दिशा की बात करें तो दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। मैं आपको इसमें बता चुका हूं मैप पे, है ना, रीवा पन्ना का पठार। ये देखो ये हमारा मैप। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमने बना लिया डायरेक्शन का। मैंने आपको बताया कि ये हमारा कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, पूरब, ये हमारा उत्तर। अब आपको पता है कि भाई रीवा पन्ना का पठार कहां बनता है, यहां ऊपर बनता है। हमने बना लिया रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन, तो बता दो डायरेक्शन कौन सा वाला डायरेक्शन है ये, तो ये हमारा है कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। ये वाला हमारा कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है साउथ ईस्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट इस साइड है ना, और ये हमारा साउथ ईस्ट। ये हमारा साउथ वेस्ट और ये हमारा साउथ ईस्ट। ठीक, दक्षिण पूरब। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बताऊंगा आपको, कि आपने देखा होगा कि हमेशा जब दिशाएं लिखी जाती है तो यहाँ पे उत्तर पूरब लिखा जाता है, ना कि पूरब उत्तर लिखा जाता है। उत्तर दक्षिण यहाँ पे देखेंगे आप, उत्तर पश्चिम लिखा जाता है, ना कि पश्चिम उत्तर लिखा जाता है। तो ऐसा क्या, इसका भी एक रीजन है कि सबसे पहले जो डायरेक्शन की खोज हुई थी वो हुई थी नॉर्थ, उसके बाद हुई साउथ। तो नॉर्थ और साउथ ऐसी 2 डायरेक्शन है, आपने चुंबक में भी देखी होगी, तो 2 डायरेक्शन 2 रहता है आपका, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ 2 डायरेक्शन की खोज हुई थी। इसके बाद पूरब और पश्चिम की खोज हुई, है ना। इसके बाद यह नाम रखा गया, खोज तो नहीं कहेंगे हम, नाम रखा गया, इसके बाद नाम रखा गया कि भाई ये पूरब है, तो पश्चिम। तो चूंकि पहले नॉर्थ और साउथ का नाम रखा गया था, स्टार्ट हुआ था, खोज हुई थी, डायरेक्शन का पता चला था, तो इसलिए इनके एक तरीके से कहा जाता है कि हम इसको नॉर्थ ईस्ट ही लिखेंगे, ना कि ईस्ट नॉर्थ लिखेंगे। तो ऐसा कभी नहीं लिखना अपन को, ऐसा लिखना है। छोटी चीज मैंने आपको टॉपिक सेट के बताई। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं अपने। हमारा टॉपिक क्या था भाई, हमारा टॉपिक था बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार हम कहाँ पे आ गए थे, ये हमारा हो गया था कंप्लीट। इसके बाद रीवा पन्ना का पठार में नदियां। ठीक है, तो नदियां कौन कौन सी निकलती है, तो आपको पता है कि रीवा पन्ना पठार हमारा उत्तर पूरब में, और वहां से हमने कौन कौन सी नदी निकाली थी, तो केन, टॉन्स और बीहड़, तीनों नदियां निकाली। तो इसको भी आप इजीली लगा सकते हो। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात जो कि रीवा जिले में बीहड़ नदी पर है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस पठार में है, तो सीधा इसका आंसर होगा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, अब क्योंकि रीवा जिला आपको पता है कि बीहड़ नदी है जो रीवा जिले में, वहीं से निकलता है अपना सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात। तो रीवा से रीवा जिला, अगर आपको ये पता है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको याद कराए थे पूरे जलप्रपात और उनकी जिले, तो सिंपल आप रीवा से कनेक्ट करके बता सकते हैं कि रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद भांडर और कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत शिखर यहीं पर स्थित है। ये पॉइंट हमारा उतना याद काम का नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के मध्य विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, नोट करके अपने नोट्स में रखना है। ठीक है, कि यह पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के मध्य विभाजन के रूप का कार्य करती है।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार। देखो भाई यहाँ पे हमने पढ़ लिया कौन कौन सा, मध्य भारत का पठार कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा बुंदेलखंड का कंप्लीट हो गया, रीवा पन्ना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की, इसके बाद बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की, और इसके बाद हम चलेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा लास्ट पूर्वी पठार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार निम्न में से कौन सा है, आंसर कौन सा होगा, मालवा का पठार। ठीक है, पता होगा भाई आपको कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। लेकिन अब क्वेश्चन कहां से आएगा कि भाई सबसे बड़ा पठार अगर है तो इसका प्रतिशत, ठीक, और इसका क्षेत्रफल हमें दोनों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा है, यूनिक रखता है। मैं नहीं कहता कि सब पठारों के आप प्रतिशत और क्षेत्रफल याद रखो, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, आईएमपी है मध्य मालवा का पठार, क्योंकि सबसे बड़ा पठार है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के 28.62 समथिंग प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में, और अगर क्षेत्रफल में आ जाए तो 88,222 वर्ग किलोमीटर। देखिए कितना सिंपल है, 2 बार 8 और 3 बार 2, ठीक है, 2 बार 8 और 3 बार 2 हमें बस लिखना है। 3 बार 8 और 3 बार 2 लिखेंगे आप तो इजीली इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इतने क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश के 28.62 प्रतिशत भाग को क्या करता है, कवर करता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। मालवा पठार की चट्टानें दक्कन ट्रैप व बेसाल्ट चट्टानें लावा मिट्टी से निर्मित से बनी हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, संभावना कम है क्वेश्चन की, लेकिन मैं कोई भी चीज आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी चीजें आपको बताऊंगा जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मालवा की पठार की चट्टानें हमें याद रखना है भाई, दक्कन ट्रैप की और बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मालवा के पठार का, चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि चीनी यात्री जो फायान था किसके काल में भारत आया था, और इसका सन क्या था, समय काल क्या था, और इससे जुड़ी जो भी चीजें आप बता सकते हैं तो सारी कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताना है। अभी यहाँ पे याद रखना है आपको कि चीनी यात्री जो फायान था, मालवा की जलवायु को उसने विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ठीक है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी, तो भाई कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसमें आपको नाम याद रखना है, सिगार चोटी। ठीक है, अब चूंकि सबसे ऊंची चोटी है इसलिए हमारा दायित्व क्या बनता है कि हमें इसकी ऊंचाई भी पता हो। तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 881 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा कुछ करूंगा कि भाई यहाँ पे मैं सारी चोटी लिख लेंगे अपन, और एक साइड अपन क्या लिख लेंगे उसमें, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, और पॉसिबल होगा तो किसी ना किसी छोटी सी ट्रिक से अपन इसको याद रखेंगे। ट्रिक भी मैं कोशिश करूंगा, और आप लोगों को इसको लगता है कि ट्रिक की आवश्यकता है, आपको डाटा याद नहीं होता है, तो आप कमेंट मुझसे कर सकती हैं इजीली, मैं इसमें भी एक ना एक ट्रिक बना के आपको चीजें याद करा दूंगा। ठीक है, तो चोटी और ऊंचाई उसकी हमें क्या करेंगे, लिस्ट में सारी याद कर लेंगे। अभी आपको नोट्स में नोट करके रखना है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है जो सिगार चोटी, वो कौन सी, कितनी, 881 मीटर सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। इसके बाद सेकंड भी आ चुकी है पेपर में, क्योंकि मालवा सबसे बड़ा है तो पहला तो आ चुका है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर। इसके बाद दूसरा भी आ चुका है कि सेकंड नंबर पे कौन सी है, तो जाना पाव पहाड़ी 854 मीटर। ठीक है, ये 881 और ये 854। ठीक है, तो पहली कौन सी हो गई 881 सिगार चोटी, और दूसरी जाना पाव पहाड़ी कौन सी, 854। ठीक है, अब आपको ये भी कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं नदियां पढ़ा चुका हूं, तो जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, किस नदी का उद्गम है जाना पाव पहाड़ी से, इस चीज का भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखो थर्ड और फोर्थ नंबर की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर की दृष्टि से, चूंकि जैसे कि हमने देखा था कि क्वेश्चन के 3 टाइप बन सकते हैं, डीप बन सकता है, मॉडरेट बन सकता है, और एक क्या बनेगा आपका लो लेवल का बनता है ना, लो क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको डीप भी देखने मिलेंगे, कुछ मॉडरेट और कुछ लो। तो एक डीप मॉडरेट हिसाब से क्वेश्चंस के हिसाब से रखे गए इफेक्ट कि अगर थर्ड चोटी वो पूछ ले तो कौन सी, हजारी या हाजारी की
और कौन कितनी है 810 मीटर। और फोर्थ है जो गोमनपुर चोटी हमारी कितनी 510 मीटर। तो अगर डीप में जाएगा व्यापम तो डीप में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि आपसे मालवा पठार का थर्ड या चौथी नंबर की फोर्थ नंबर की चोटी आपसे पूछ ले। तो आपको एक बार ही याद रखेंगे आप नाम तो आपको इजीली याद हो जाएंगे और पेपर में ऑप्शंस आप देखेंगे तो उसमें आपको टिक करके आ जाएंगी। समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर, ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा भाई, इसकी है ना ये गोमनपुर चोटी का है, ठीक है। दिशा की बात करें तो दिशा मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा पठार था, ठीक है, तो सबसे बड़ा पठार हमने कहां पे बनाया था, देखिए मैप पे। ये सारे फैक्ट तो आपको मैप से याद रखने, हमने कहां बनाया था, यहां पे बनाया था मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, ये हमने बनाया था मध्य, है ना, कौन सा रह गया था हमारा ये मालवा का, ठीक है, तो ये हमने देखा था मालवा का पठार इस तरीके से, ठीक है, मालवा का पठार ये हमारा मध्य उच्च प्रदेश है जो, उसको हमने 5 भागों में बांटा था और जिसमें से एक पार्ट हमारा कौन सा था, मध्य भारत का पठार था, नीचे नर्मदा सोन घाटी थी, यहाँ पे आपको बुंदेलखंड वाला था, ये मध्य भारत था, है ना, और ये हमारा रीवा पन्ना था। तो इस तरीके से 5 पार्ट थे हमारे, एक बुंदेलखंड था, ठीक है, एक मध्य भारत था, तीसरा हमारा था रीवा पन्ना वाला, चौथा था नर्मदा सोन घाटी वाला और एक 5वां था हमारा मालवा। तो इसकी डायरेक्शन पूछिए तो भाई इजीली बता लो, बता दो कौन सा पॉइंट है, इस तरीके से हमने बनाया तो कौन सा है, ये पश्चिम मध्य के भारत से, तो ये हमारा जो है मालवा का कौन सा पश्चिम वाला, ठीक है, मध्य पश्चिम, मध्य पश्चिम, क्योंकि इसके बीचों बीच में से निकल रही है रेखा तो ये हमारा दोनों को डिवाइड करेगा, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा मध्य पश्चिम भाग। तो मध्य पश्चिम इसका क्या होगा आंसर होगा कि अगर आ गया कि मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश के किस भाग में है या किस दिशा में है तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी मध्य पश्चिमी डायरेक्शन। मिट्टी की बात करें तो सिंपल है कि भाई जो हमारा सबसे ज्यादा आपको पता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। रीजन उसका इसीलिए यही है कि भाई मालवा का सबसे बड़ा पठार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार, और मालवा में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। तो इजीली आप याद रख सकते हैं। देखिए कहीं पे भी आप जाएंगे काली मिट्टी आपको इजीली मिल जाएगी। हर के घर में जो फूल वगैरह लगे रहते हैं जहाँ पे भी गमले वगैरह, तो उसमें आपको काली मिट्टी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार और उसकी मिट्टी कौन सी, तो काली मिट्टी। तो इस तरीके से चीजों को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी अपन फसल खाते हैं, गेहूं, रोटी अपने दिन, है ना, प्रतिदिन बनती है, तो गेहूं भी कहाँ का होगा, मालवा के पठार का, ठीक है। गेहूं की डलिया भी किसे कहते हैं, ऐसे मालवा के पठार को। नदियों का मायका, तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा नदी हमारा मध्य पश्चिमी भाग से ही निकलती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नदियों का मायका। 2 अपवाह तंत्रों का विकास हुआ है। इसके बाद नदियां कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा उत्तर की ओर बहती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और ये हमने मैप पे सारी नदियां पढ़ चुकी हैं, आप लास्ट क्लास मेरी देखना, तो मैंने सारी नदियां आपको चंबल, सिंध, केन, बेतवा सारी नदियां मैप पे निकालना सिखाया था। और हमने निकाला कहाँ से था, तो वही मध्य पश्चिम भाग से निकाला था। मध्य पश्चिम में कौन सा है, तो मध्य पश्चिम में हमारा मालवा का पठार है। तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके इजीली याद रख सकते हो। पश्चिम की ओर कौन सी बहती है, माही, ताप्ती, नर्मदा, ये भी किस में आती है, हमारे मालवा की पठार की नदियां आती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी। 4th नंबर का बात करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी सेकंड सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है ना। इसका क्षेत्रफल आप इजीली याद रख सकते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। राज्य का सबसे निचला भूभाग, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि अभी मैंने इसमें आपके एक एग्जाम में देखा था ऐसा कुछ क्वेश्चन कि जो राज्य का सबसे निचला भूभाग है और 3 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें कौन सा अपना आ गया था, नर्मदा सोन घाटी। और इजी तरीके से आपको मैंने मैप पे सिखाया है, तो मैप पे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लॉजिकल तरीके से, लॉजिकली से लगा लेंगे। भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंशों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, तो हिस्ट्री में इस पॉइंट को मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि इस पॉइंट से हम काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी कुछ चीजें देख सकते हैं। इसके बाद सोन नदी घाटी के उत्तर पूर्व में कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई यहाँ पे अपना जो काम का पॉइंट है सबसे ज्यादा, आर्कियन काल से होलोसील काल तक की चट्टानें पाई जाती है। तो पेपर में अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है। पीएससी में देखने को क्वेश्चन एक मिला था कि आर्कियन
काल से होलोसील काल तक की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस भाग में मिलती है, और ऑप्शन में था नर्मदा सोन घाटी, तो उसका आंसर क्या था, नर्मदा सोन घाटी। तो आप खुद सोच के देखिए कि आपको यहाँ पे पीएससी के लेवल तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कराया जा रहा है। कांस्टेबल ठीक है, एसआई ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पीएससी की प्री तक की जो चीजें आती हैं और वहां तक की चीजों को मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है और ये नोट्स आपकी सारी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। जिले, तो जिले कितने कवर करता है, तो जिले 16 जिले कवर करता है, ठीक है, क्योंकि 15 तो हमारी नर्मदा ही नदी कवर करती है और करती है नर्मदा सोन घाटी 16 जिले, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुछ मालवा, सतपुड़ा, विंध्यन, कगार, बघेलखंड, ये सारी कुछ चीजें कवर करती है। मिट्टी की बात करते हैं तो गहरी काली मिट्टी, तो आप देखेंगे कि घाटी है, ठीक है, तो घाटी है और पानी में कैसी हमें गहरी काली मिट्टी देखने मिलती है, तो इसकी मिट्टी क्या हो जाएगी, गहरी काली मिट्टी। खनिज पेपर में आ सकता है क्योंकि खनिज में एक आपको फायर क्ले और कोयला, ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। सिंपल सा आया था कि कोयला सबसे ज्यादा जो भाग रहता है मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, तो नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। यह कोयला खनिज हमें कहां से प्राप्त हो सकता है, तो नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त हो सकता है। सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर चीजें आपको पता है, समझ में आ रही है सारी कुछ चीजें, तो क्वेश्चन ईजी है, नहीं तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको टफ लगने वाला है। फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा फसल गेहूं, कपास और चावल, और सबसे ज्यादा इसी वाले भाग से मध्य प्रदेश की फसलें मिलती है, गेहूं, कपास, चावल, जो तीनों ही फसल क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है। गेहूं भी आप डेली यूज करते हैं, कपास भी और चावल भी, ठीक है। इसके बाद जिले, तो जिले आपको याद रखना है मुख्यतः, देखो टोटल तो 16 जिले हैं, लेकिन मुख्यतः हमें याद रखना है, तो मुख्यतः जिले अगर आ सकते हैं पेपर में तो जबलपुर आएगा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन और मंडला, ये 5 जिले इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बघेलखंड के पठार की, लास्ट रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि मध्य भारत का पठार हमारा हो गया, मालवा का हो गया, ठीक है। इसके बाद रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी हो गई। अब हमारा लास्ट रहा है कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा, मेघल श्रेणी, और हमारे पूर्वी पठार आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ही पठार वाला चैप्टर में आपका कंप्लीट कराने वाला हूं। देखिए भाई, कहां पे हम बुंदेलखंड के पठार पे आ गए, है ना, तो बघेलखंड का पठार यहाँ पे बुंदेलखंड का रहेगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों को। ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना पठार हो गया, मध्य भारत का हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया मालवा पठार और नर्मदा सोन घाटी, तो ये पांचों हमारे पठार क्या हुआ है, कंप्लीट हो गए, पांचों पठार कंप्लीट हो गए। अब हम चलने वाले कहां पे, पूरी पठार में। तो पूरी पठार में हमने क्या देखा, बघेलखंड का पठार, एकमात्र पठार पढ़ना है पूरी पठार में, बघेलखंड का पठार, तो इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहला तो फैक्ट एक इजीली याद रखना है कि भाई मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को यह घेरे हुए हैं, तो सीधा सिंपल सा आंसर है 7%, ठीक है। 7% भागों क्या किए मध्य प्रदेश के घेरे हुए हैं। अब स्थिति इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आपको ऑलरेडी मैप पे बता चुका हूं, तो पॉइंट वहां से कवर हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन आ जाएगा, तो कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसके बाद राज्य का सबसे छोटा पठार तो कौन सा है, बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन सबसे बड़ा और छोटे में से अगर बनेगा तो एक सबसे बड़ा आपको याद रखना है कौन सा, मालवा का पठार, और सबसे छोटा है जो कौन सा है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार, ठीक है, तुलसी काल तक के सेल समूह पाए जाते हैं। एक ही फैक्ट है, अभी तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए आईएमपी हो जाता है, क्योंकि हमारे इतिहास से जुड़ी संबंधित चीजें हैं और उसको हम नकार नहीं सकते। क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसी काल से जो समूह, सेल समूह है, तो उसके समय के सेल समूह में कहां से मिले, तो बघेलखंड के पठार से मिले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली, क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पेपर में देखने मिल चुका है कि जो सिंगरौली है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा राजधानी, ठीक है, ऊर्जा राजधानी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। कोयला क्षेत्र कौन सा, हमारा सिंगरौली। अब क्वेश्चन क्या आएगा भाई, ऊर्जा राजधानी क्वेश्चन भी बन चुका, ठीक है। कोयला क्षेत्र कहां पे पाया जाता है, सिंगरौली, ये भी बन चुका। अब अगर क्वेश्चन बनेगा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन या कुछ हटके क्वेश्चन अगर व्यापन लाएगा, तो क्वेश्चन यही रहेगा कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली है, वो किस पठार के अंतर्गत आता है। तो 4 पठार आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। इसके बाद हम बात करते हैं दिशा, तो इसकी दिशा क्या है आपको मैप से याद रखनी है, मैं मैप पे ऑलरेडी बता चुका हूं, उत्तर पूर्वी। निर्माण, तो सिंपली निर्माण आपको याद रखना है, गोंडवाना सेल। फसल आपको याद रखनी है कौन सी, चावल। और मैंने इसका सबसे अच्छा तरीका बताया, लिस्ट मेकिंग,
कि लिस्ट मेकिंग करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है पठार और दूसरी साइड आपको लिखना है क्या, फसल। इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, पठार, ठीक है, और खनिज। इसी तरीके से आप पठार और नदियों पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके चीजों को इजी कर सकते हो और इजी तरीके से आप चीजों को बना सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करना था, इसलिए मैंने इस तरीके से स्लाइड्स को तैयार किया है। नदी की बात करें तो सिंपल है कि भाई आपको पता है बघेलखंड का पठार, आपको मैप पे डायरेक्शन पता है, और जो डायरेक्शन आपको पता है कौन सी उत्तर पूर्वी, वहां से आपको पता है कौन सी नदियां निकलती है, सोनो जोहिला। मैंने कि नदियों को मैप पे बनाकर सिखाया था, तो इजीली इस क्वेश्चन का आप आंसर वहां से लगा सकते हो। अब हमारा लास्ट जो रह जाता है और इसके बाद हमारा पठार फिनिश, तो लास्ट जो हमारा रह जाता है वो रह जाता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जो मध्य प्रदेश का सबसे निचली भाग था। एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि सबसे निचली भाग कौन सा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पश्चिमी, जो पश्चिम वाला भाग है हमारा वेस्ट का, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सतपुड़ा। जो हमारा पूर्वी वाला था तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ईस्ट का पूर्वी सतपुड़ा। और जो हमारा बीच का रहता है वो क्या कहलाता है, मेकल श्रेणी। ठीक है, तो इन 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर किया और तीनों भागों में इसको क्या पढ़ना है। अब देखो एक फैक्ट यहां पे लिखा हुआ है कि जो पूर्वी सतपुड़ा है तो इसके दक्षिण में महादेव की पहाड़ी, और उसकी क्या है ऊंचाई भी लिखी है कितनी, 1200 मीटर। तो एक फैक्ट आपको यहां से अलग से नोट कर लेना है कि पूर्वी सतपुड़ा है जो, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई पेपर में आ चुकी है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 120 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि दक्षिण में महादेव की पहाड़ी है, तो 120 में एक जीरो और बढ़ाना है तो 1200 मीटर। ठीक है, लेकिन एक किलोमीटर में, मीटर में, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब एक एक की बात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेकल पर्वत श्रेणी की। मेकल पर्वत श्रेणी में आपको कुछ नहीं याद रखना है, एक फैक्ट याद रखना है जो मेकल श्रेणी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है, जो महादेव पहाड़ी का भाग है। अब इस एक फैक्ट से कितने क्वेश्चन रेडी होते हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या रेडी हुआ कि जो पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी, सतपुड़ा की या मेकल पर्वत श्रेणी की, धूपगढ़। पहला क्वेश्चन। उसकी भाई सबसे ऊंची है तो ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। तीसरा क्वेश्चन किस पहाड़ी का है, तो महादेव पर्वत पहाड़ी का है। और चौथा कि मध्य प्रदेश के किस भाग में आता है, तो मध्य प्रदेश के मेकल पर्वत श्रेणी वाले भाग में आता है। या हम इसे कहें तो जो हमारा मेन था है ना इसमें सतपुड़ा, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाले भाग में आता है कौन सा, पचमढ़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना है आपको और इस चीज को आपको नोट में मेंशन करना है, नोट्स में। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को मध्य श्रेणी या ग्वालियर श्रेणी या महादेव श्रेणी भी कहा जाता है। तो महादेव श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी और जो मध्य श्रेणी है, तीनों किसे कहा जाता है, जो सतपुड़ा का पूर्वी वाला भाग है। तो आपको याद रखना है कि पूर्वी वाला भाग है जो, उसको ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी या मध्य श्रेणी भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने मैप पे बताया, तो आप जब मैप पे बनाएंगे इस चीज को तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। निर्माण आएगा सिंपल, अगर पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप पे बनना चाहिए कि ग्रेनाइट और बेसाल्टी चट्टानों से मेकल पर्वत श्रेणी बनी हुई है। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है ना। इसके बाद आकार, देखो आकार की बात करें तो हमने बुंदेलखंड वाला पढ़ा था है ना, बुंदेलखंड वाला चंद्राकार। ये हमने क्या पढ़ा है, मेकल पर्वत श्रेणी, तो मेकल पर्वत श्रेणी अर्धचंद्राकार। तो दोनों पॉइंटों को आपको साथ में लिख लेना है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं है ना कि चंद्राकार कौन सा था हमारा और ये हमारा कौन सा है, अर्धचंद्राकार। तो मेकल पर्वत श्रेणी कैसा बनाती है आकार, अर्धचंद्राकार। तो यहाँ से फैक्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है तो यही से आएंगे, या तो सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा आपसे, इससे संबंधित कोई फैक्ट पूछ लेगा, या फिर आपसे आकार से संबंधित कोई भी फैक्ट पूछ लेगा। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि मेकल पर्वत श्रेणी का अधिकांश क्षेत्र किस राज्य में है, तो किस राज्य में है भाई, छत्तीसगढ़ में, सीजी में। ठीक है, ये मत कर रहा कि मध्य प्रदेश का भाग है तो मध्य प्रदेश लगाया, इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। अमरकंटक श्रेणी, अमरकंटक श्रेणी भी कहां पे आएगी, इसी वाले पार्ट में आएगी, 1067 मीटर। अभी तक इसकी ये ऊंचाई नहीं पूछी गई, लेकिन पेपर में अब आ सकता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, नदियां याद रखना है अपन को, नर्मदा, सोन, जोहिला, 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक है। देखिए एक बहुत अच्छा फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको अलग से नोट करना है। जो अमरकंटक पठार है
किस में आता है हमारा, मैकल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। और मैकल पर्वत श्रेणी में जो अमरकंटक पठार है वहां से 3 नदियां, नर्मदा, सोन और जोइला, तीनों नदियों का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। और तीनों नदियों के प्लस से क्या बनता है, वाटर शेड। तो पेपर में क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि वाटर शेड किन 3 नदियों से मिलकर बनी होती है या बना होता है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा, सोन, जोइला, ठीक है। सिंपली याद रखना है कि नर्मदा, सोन और जोइला तीनों नदियों को हम मिलाएंगे तो तीनों नदियों के मिलने से क्या बन जाएगा, वाटर शेड। तो एक नाम याद रखना है आपको, वाटर शेड, ठीक है, वाटर शेड बनता है। यहां से आपको इतने फैक्ट से याद रखने हैं। इसके बाद हम लास्ट अपना देखते हैं कौन सा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो नर्मदा उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। एक जो फैक्ट आपको याद रखना है मेन, भांडेर तथा कैमूर विंध्याचल, ठीक है, कैमूर पहाड़ी और भांडेर। तो भांडेर अगर पेपर में आ जाए तो भांडेर कहां से संबंधित आपका रहेगा, ये पन्ना से। इसके बाद कैमूर की बात कर रहे हैं ना, पन्ना और छतरपुर, ठीक है, पन्ना व छतरपुर। और एक फैक्ट अपना कैमूर, तो कैमूर वाला कौन सा अपना हो जाएगा, सीधी, ठीक है, ये अपना कैमूर वाला हो जाएगा, उस साइड वाला सीधी, सतना, रीवा। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, मिलेगा तो ये कौन सी श्रेणी से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी या कैमूर पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। और किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो भांडेर हमारा फैला हुआ है पन्ना और छतरपुर में, और कैमूर जो हमारा फैला हुआ है सीधी, सतना, रीवा में, ठीक है। सद्भावना शिखर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अभी आपको याद रखना है। सद्भावना शिखर कितनी सबसे ऊंची जगह है यहाँ पे, 2467 फीट या 752 मीटर समुद्र तल से, है ना। तो पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा जगह या सबसे ऊंचा पार्ट है तो कौन सा है, वो कौन सा है आपका, सद्भावना शिखर है। और सद्भावना शिखर सबसे ऊंचा है तो इसकी हमें ऊंचाई भी याद रखनी है, कितनी, 752 मीटर। तो भाई इतने फैक्ट्स हमें पठार से याद रखने हैं, ठीक है, इतने फैक्ट्स हमें पठार में डिस्कस करने हैं। तो सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। जहां पे भी जो भी आपको प्रॉब्लम है या कोई फैक्ट आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट किया करें। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। मैंने अपने तरीके से चीजों को बेस्ट करने का रखा है, पूरा बेस्ट दिया है मैंने अपना। अब चीजें आपको कहां पे समझ में नहीं आ रही, कौन सी चीज आपको डाउट है, तो ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी करिए, दिन आपके पास बहुत कम है। क्लासेस जितनी भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं सारी क्लासेस को आपको ईमानदारी से देखना है, ईमानदारी से नोट्स बनाना है और मेहनत करना है। तो आज ही से लग जाइए दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।